खबर के प्रायोजक हैं आव्या म्यूजिक एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट SM कॉम्प्लेक्स पोखरी सीतामढ़ी। आज है 13 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोविड-19 के 6000 से ज्यादा मामले। बिहार से उत्तर प्रदेश जाने के लिए एक और हाईवे को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बिहार में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण की समीक्षा के बाद आया फैसला। बिहार के 25 IAS अफसर 5 राज्यों में बने केंद्रीय पर्यवेक्षक। बिहार में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण की समीक्षा के बाद आया फैसला। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मिले कोविड-19 के 6000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 6413 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या 28,659 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 80, अरवल में 44, औरंगाबाद में 71, बांका में 72, बेगूसराय में 194, भागलपुर में 121, भोजपुर में 74, बक्सर में 65, दरभंगा में 142, ईस्ट चंपारण में 109, गया में 185, गोपालगंज में 11, जमुई में 220, जहानाबाद में 133, कैमूर में 39, कटिहार में 112, खगड़िया में 63, किशनगंज में 85, लखीसराय में 28, मधुबनी में 117, मधेपुरा में 127, मुंगेर में 143, मुजफ्फरपुर में 294, नालंदा में 177, नवादा में 58, पटना में 2014, पूर्णिया में 157, रोहतास में 69, सहरसा में 108, समस्तीपुर में 506, सारण में 207, शेखपुरा में 11, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 96, सिवान में 87, सुपौल में 81, वैशाली में 134, वेस्ट चंपारण में 110 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए कुल मिलाकर 61 और मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बीते दिन में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 1,80,407 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 2802 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। अब 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिजली दर को लेकर होगी सुनवाई। बिहार में बिजली की दरों को लेकर अब सुनवाई ऑनलाइन होने वाली है। कोविड के कारण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की याचिकाओं पर सुनवाई 3 दिन में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न होगी। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की बिजली दर को लेकर राज्य के 5 शहरों में होने वाली ऑनलाइन सुनवाई को भी बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने टाल दिया है, जिसके बाद से ही अब जन सुनवाई में भाग लेने के इच्छुक लोगों को ईमेल documents.berc@gmail.com पर मेल कर सुनवाई से 2 दिन पहले तक अपनी डिटेल जानकारी देनी होगी। उनको अपना नाम, पता, संस्थान, पदनाम, उपभोक्ता खाता संख्या और मोबाइल नंबर बताना होगा ताकि उनको रजिस्टर किया जा सके। भारतीय तटरक्षक ने निकाली रिक्तियां। भारतीय तटरक्षक ने इंजन ड्राइवर, सारंग लश्कर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, सिविलियन, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर, स्टोर कीपर, स्प्रे पेंटर, मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, लश्कर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, चपरासी, अकुशल मजदूर के कुल मिलाकर 96 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिकुलेशन और प्रासंगिक ट्रेड और कार्य अनुभव में ITI डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 31 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण की समीक्षा के बाद आया फैसला। बिहार में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए पहले के नियमों को यथावत लागू रखा जाएगा। 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व के दौरान बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसको लेकर बीते दिन सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई थी। इस बैठक में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति और इस पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मुख्य सचिव सुबहानी ने बताया कि राज्य में फिलहाल कोविड-19 से स्थिति काबू में है। अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में है और अमूमन 5 से 7 दिन में स्वस्थ हो रहे हैं, लिहाजा अलग से कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। पूरे हालात की समीक्षा करने के बाद जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पूर्व के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। विशेषकर भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस अड्डों के साथ रेलवे स्टेशन में विशेष निगरानी रखी जाए। बिहार में फसल सहायता योजना का निबंधन होगा शुरू। किसानों के लिए फसल सहायता योजना का निबंधन शुरू हो गया है, जो कि रबी किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है, जिसके तहत ही अब गेहूं के किसान 26 फरवरी तक अपना निबंधन करा सकेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि फसलों के लिए अलग तारीख तय कर दी गई है, जिसके बाद आलू किसानों के लिए 31 जनवरी तक का समय, तो अरहर के किसान 28 मार्च तक निबंधन करा सकेंगे।
सरसों के लिए 28 फरवरी अंतिम तारीख तय की गई है। इसके बाद सरकार ने वर्तमान रबी फसल के लिए किसानों का निबंधन लेना शुरू कर दिया है। फसल कटनी रिपोर्ट आने पर लाभुकों की संख्या तय होगी। रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है। बिहार के 25 आईएएस अफसर 5 राज्यों में बने केंद्रीय पर्यवेक्षक। हाल ही में निर्वाचन आयोग की तरफ से देश भर के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान किया गया है, जिसके बाद से ही तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं बिहार में भी चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत बीते दिन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार कैडर के 25 आईएएस अफसरों को चुनाव में प्रेक्षक बनाया गया। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा के आम चुनाव में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में बिहार कैडर के 25 आईएएस अफसर शामिल होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस अफसरों को इसकी जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय से सभी 25 आईएएस अफसर बैठक में भाग लेंगे। ग्रामीण सड़कों की जानकारी नहीं देने वाले इंजीनियर की अब खैर नहीं। अब ग्रामीण सड़कों की जानकारी इंजीनियरों को देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले इंजीनियरों की खैर नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी कि बिहार की ग्रामीण सड़कों की वास्तविक स्थिति की जानकारी इंजीनियर नहीं दे रहे हैं। अपलोड नहीं होने के कारण उन सड़कों की मरम्मत का काम बाधित हो रहा है। अब ग्रामीण कार्य विभाग ने ऐसे इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि विभिन्न योजनाओं के तहत बन रही सड़कों की स्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। इस बाबत विभाग की तरफ से नियमित अंतराल पर एक पत्र जारी किया जाता है, लेकिन इंजीनियरों की तरफ से इस आदेश की लगातार अनदेखी की जा रही है। हालांकि अब ऐसा करना उन्हें महंगा पड़ेगा। विधि महाविद्यालयों की मान्यता पर बार काउंसिलिंग लेगी फैसला। बीते दिन राज्य के सभी सरकारी और निजी 27 लॉ कॉलेजों की संबद्धता के मामले की सुनवाई की गई, जो कि पटना हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी संबंधित पक्षों को देने का निर्देश दिया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी, उस दौरान हाईकोर्ट ने इन कॉलेजों का निरीक्षण कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 3 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने काउंसिल को जिन कॉलेजों को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी है, वहां व्यवस्था संबंध और सुविधाओं के संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा था। कोविड-19 को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद ही पटना हाईकोर्ट भी मामले में हो रही बढ़ोतरी को लेकर काफी सख्त है। एक कारण है कि पटना हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाला है, क्योंकि राज्य में कोरोना महामारी के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव के रोकथाम और नियंत्रित किए जाने के मामले पर सुनवाई आज यानी कि 13 जनवरी 2022 तक टली थी, जिसके बाद आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने इस महामारी के रोकथाम और नियंत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाइयों का ब्यौरा दिया था। कोरोना की स्थिति को देखते हुए पटना हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह ऑनलाइन सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। इस मामले पर 13 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी। अगले 3 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। पटना सहित पूरे बिहार में बीते दिन सुबह कोहरा देखने को मिला और ठंड से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं तेज हवा के साथ बारिश भी देखने को मिली। देर शाम को तो राजधानी पटना समेत कई जिलों में जोरदार बारिश भी हुई और ठंड के भी कई जगह पर गिरने की जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके बाद ही बिहार के लिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में चक्रवात के कारण मौसम बदल रहा है। 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही कई जिलों में बूंदाबांदी के साथ बारिश भी होगी। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 48 घंटों तक मौसम खराब हो सकता है। इसके साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी 14 जनवरी तक बिहार समेत छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में बिजली और ओले गिरने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान भी लगाया गया है। अब विशेष इकाई करेगी महिलाओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जांच। बिहार के सभी जिलों में विशेष अन्वेषण इकाई का गठन किया जा रहा है। अब महिलाओं के खिलाफ होने वाली गंभीर अपराधों की त्वरित और वैज्ञानिक जांच की जाएगी, जिसको कि पुलिस मुख्यालय के आदेश पर बनाया गया है। मुख्यालय के आदेश पर बनी ये इकाइयां ऐसे मामलों में समय पर चार्जशीट कर जल्द ट्रायल शुरू करने का काम भी कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ हो रही गंभीर आपराधिक मामलों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और साक्ष्य जमा करने के लिए राज्य के 98 पुलिस अनुमंडल को विशेष किट भी उपलब्ध करवाई गई है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार अभी पूर्णिया और नालंदा में बाल मित्र डेस्क कार्यरत है। अन्य जिलों में इसको जल्द शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। बिहार के किसानों को धान बेचने में आ रही दिक्कत तो तुरंत करें शिकायत। बिहार के किसानों को अगर धान की बिक्री करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो तुरंत ही कॉल सेंटर में शिकायत कर सकते हैं। किसानों को हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही राज्य के किसानों की शिकायत जानने, सुनने और उनके समाधान के लिए सहकारिता विभाग ने सुगम कॉल सेंटर की स्थापना की है।
इसका टोल फ्री नंबर 1800-1800-1110 जारी किया गया है, जो 24 घंटे और 7 दिन काम करेगा। सबसे खास बात यह है कि इस नंबर पर धान खरीद और फसल सहायता योजना के संबंध में किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या कोई जानकारी भी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य में 45 लाख टन के विरुद्ध अभी तक तकरीबन 20 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है, जो कि पिछले साल की तुलना में दोगुना है। हालांकि सरकार ने धान खरीदी बंद नहीं की है, बल्कि आगामी 15 फरवरी तक राज्य में धान खरीद होने वाली है, जिसके बाद उम्मीद है कि इस बार बिहार सरकार रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदारी करेगी। इस योजना के तहत बिहार में 12वीं पास युवा घर बैठे बैठे पा सकते हैं 24,000 रुपए। अगर आप भी 12वीं पास से और घर बैठे बैठे कमाने की सोच रहे हैं तो आपके पास बिना नौकरी के 24,000 रुपए पाने का मौका है, क्योंकि अब आप मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। सबसे खास बात यही है कि इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को 2 साल के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यानी कि इस योजना के तहत आप कुल 24,000 रुपए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए ये बेरोजगारी भत्ता बहुत मददगार साबित हो सकता है। बिहार में जमीन के 1.5 लाख टुकड़ों का नहीं है कोई दावेदार। बिहार के कई निबंधन कार्यालयों में लगभग 1.5 लाख जमीन के टुकड़ों का कोई दावेदार ही नहीं है। यह हाल बिहार में किसी एक निबंधन कार्यालय का नहीं, बल्कि कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों का हाल है। आलम कुछ यूं है कि इन जमीनों का अभी तक कोई दावेदार सामने नहीं आया है, क्योंकि इनमें से अधिकतर दस्तावेज साल 2014 से 2019 के बीच के हैं। हालांकि कई दस्तावेज 20 साल से अधिक पुराने भी है। ऐसी संभावनाएं है कि इन दस्तावेजों में कई के तार बेनामी संपत्ति से भी जुड़ सकते हैं, जो जांच का विषय है। कई कार्यालयों में अब ये सड़ने के कगार पर है। विभाग ने ऐसे दस्तावेजों की सूची बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पाया है। बिहार से उत्तर प्रदेश जाने के लिए एक और हाईवे को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए अब एक और नए हाईवे का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको लेकर हरी झंडी दिखा दी है। यह सड़क बिहार के बक्सर जिले को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ेगी, जिसके बाद ही अब ये सड़क बिहार के बक्सर जिले को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ने के साथ साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस सड़क के बारे में भी जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पीएम पैकेज 2015 का हिस्सा भी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि NH 319A के हिस्से में 2 जगह पर बाईपास का निर्माण कराया जाना है। एक बाईपास बक्सर चौसा सड़क के हिस्से में है। यहाँ 20 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास बनाया जाना है, जिसके जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो गया है। जेल में बंद कैदियों की ऑनलाइन होगी हाजिरी। जेल में बंद कैदियों की ऑनलाइन हो सकती है हाजिरी। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अब जेल में बंद कैदियों में भी संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने सभी कैदियों की हाजिरी ऑनलाइन करने का आग्रह किया है। जेल प्रशासन को डर है कि कोई भी कैदी संक्रमित हो जाता है तो पूरे जेल में कोरोना फैल जाएगा। इसको लेकर जेल आईजी ने न्यायाधीश से आग्रह किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की हाजिरी करवाई जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पटना कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। इसके अलावा कई जिलों में कैदी, न्यायाधीश और सुरक्षाकर्मी अब तक कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बिहार में इस वर्ग को तेजी से संक्रमित कर रहा है ओमिक्रॉन। बिहार में कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि इन सबके बीच राजधानी पटना में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका एक मुख्य कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया जा रहा है। जिसके बाद बीते दिन बिहार कोविड-19 के इस नए वेरिएंट में से किस वर्ग को सबसे ज्यादा खतरा है, इस बात की जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार तीसरी लहर में बिहार में 20 से 29 आयु वर्ग के लोग सर्वाधिक संक्रमित हुए हैं। इसी कड़ी में दूसरे पायदान पर 30 से 39 आयु वर्ग के लोग हैं। अपर मुख्य सचिव की माने तो स्वास्थ्य विभाग ने 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच राज्य में मिले संक्रमितों के आधार पर आयु वर्ग संक्रमितों का आंकड़ा तैयार किया है। इसके साथ ही पुरुष और महिलाओं का भी अलग अलग आंकड़े तैयार किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक संक्रमितों में 66.9% पुरुष और 33.1% महिलाएं कोरोना की चपेट में आई है। बिहार विधान परिषद चुनाव में जीतन राम मांझी ने मांगा अपना हिस्सा। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है, जिसके बाद सभी पार्टियां चुनाव का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। यही कारण है कि अपनी हिस्सेदारी को मांगने के लिए सभी दल में आवाज सुनाई दे रही है। इसी बीच बीते दिन जीतन राम मांझी ने भी विधान परिषद चुनाव को लेकर अपना हिस्सा मांगा है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए विधान परिषद की 2 सीटें चाहते हैं। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस बाबत जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि हमको समस्तीपुर और गया में विधान परिषद की उम्मीदवारी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी घटक दलों को सम्मानजनक तरीके से हक चाहिए। हमने इसीलिए मात्र 2 सीटों की मांग की है। हम पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें चाहते हैं और इसीलिए आगामी चुनाव में दोनों सीटों पर हमने दावेदारी की है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी और उनकी पत्नी को किया दिल्ली तलब। इस बार तेजस्वी और पत्नी रेचल उर्फ राजश्री संग दिल्ली में ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दोनों को ही दिल्ली तलब किया है। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी हैदराबाद से लौटने के साथ ही बीते दिन पत्नी संग दिल्ली रवाना हो गए, जिसके बाद ही अब पूरा परिवार एक साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाएगा। हालांकि यह रेचल की पहली मकर संक्रांति है, जो शादी के बाद पहली बार वो अपने ससुराल वालों के साथ मनाने वाली है।
बिहार विधान परिषद चुनाव में चिराग अपनाएंगे एकला चलो की रणनीति। बिहार विधान परिषद का चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में लोजपा अब बिहार विधान परिषद का चुनाव अपने दम पर लड़ने वाली है। इसको लेकर पार्टी में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। सभी 24 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। किसी भी दल या गठबंधन से समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता की माने तो इन सीटों और पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। चंदन सिंह की माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड और प्रदेश इकाई से इस बाबत सर्वसम्मति निर्णय के आलोक में यह फैसला लिया है। इससे पहले लोजपा रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी और बिहार संसदीय बोर्ड की संयुक्त बैठक पटना में श्री कृष्णपुरी कार्यालय में हुई थी। इस बैठक में ही गहन विचार विमर्श के उपरांत विधान परिषद चुनाव अकेले लड़ने पर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को जारी किया आदेश। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। वहीं इन सब के बीच केंद्र सरकार की तरफ से बिहार समेत सभी राज्यों को खास दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र भेजकर 24 घंटे ऑक्सीजन का स्टॉक तैयार रखने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि देश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में महामारी से बचाव के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ सकती है। लिहाजा सभी राज्य ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। राजेश भूषण ने कहा है कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे, इसके लिए कम से कम 48 घंटे का बफर स्टॉक रखा जाए। एक कैच पकड़ते ही विराट कोहली ने बनाया रिकॉर्ड। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का निर्णायक टेस्ट मैच केप टाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में खेला जा रहा है। बीते दिन 12 जनवरी को दूसरा दिन रहा। इस दौरान भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। आपको बता दें, विराट कोहली इस मैच के दौरान अपना 100वां टेस्ट कैच पकड़ते हुए देखे गए। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले कोहली छठे खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने बबूमा के रूप में अपना 100 कैच पकड़ा। बता दें कि पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ भारत की तरफ से टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शीर्ष पर है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1709 में अपनी तीसरे भाई काम बख्श को हैदराबाद में हराया। उदयपुर के राणा ने 1818 में मेवाड़ प्रांत की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के अधिकारी डॉक्टर विलियम ब्राइडन 1842 में आंग्ल अफगान युद्ध में जिंदा बचे रहने वाले इकलौते ब्रिटिश सदस्य रहे। अंग्रेजों और सिखों के बीच 1849 में चिलियनवाला में दूसरा युद्ध हुआ। असम में युवाओं ने 1889 में अपनी साहित्यिक पत्रिका जोनाकी का प्रकाशन शुरू किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए 1948 में आमरण अनशन शुरू किया। 1949 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ। 1978 में भारतीय अभिनेता अश्मित पटेल का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके आर.एन. माथलोकर का 1921 में निधन आज के दिन हुआ था। शराबियों को पकड़ने में लगी नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया धक्का। इन दिनों बिहार सरकार का पूरा ध्यान शराबियों पर नकेल कसने पर लगा हुआ है। यही कारण है कि हर दिन के साथ ही कोर्ट में दायर मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे ही नाराज सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार की जमकर फटकार लगाई है। नीतीश सरकार शराब के मामले से जुड़े 40 अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसके बाद क्या था, कोर्ट ने ये सारी याचिकाएं एक झटके में खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की खंडपीठ ने बिहार सरकार के वकील की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की खंडपीठ ने बिहार सरकार के वकीलों की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए इस मामले को लेकर कोर्ट की बेंच ने कहा है कि शराब के मामलों में बिहार में कोर्ट के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पटना हाईकोर्ट का हाल यह है, वहां दायर किसी मामले को सूचीबद्ध करने में 1 साल लग जा रहे हैं। मकर संक्रांति को देखते हुए सुधा ने की खास तैयारी। शुक्रवार को बिहार भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसमें दूध दही खाने का रिवाज है। यही कारण है कि सुधा ने लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए दूध और दही दोनों की पूरी व्यवस्था कर दी है। खबरों की माने तो कॉम्फेड द्वारा पटना शहर में सुधा दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सामान्य आपूर्ति वाहन के अलावा 2 दही स्पेशल वाहन की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से पूरे शहर में दिन भर दही की आपूर्ति की जाएगी।